एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसान के अंदर हैवान रहते हैं। तो ये हैवान, ये शैतान आए कहाँ से? आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको पैरासाइट द ग्रे की कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है एक काली मनहूस रात से, जब आसमान से मौत की बारिश हो रही है। छोटे छोटे लार्वा मौत बन के जमीन पे गिर रहे हैं और वो गिरते हैं एक फेस्टिवल में जहाँ पर सब कोई बहुत खुश है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये उनके जिंदगी की सबसे आखिरी खुशी है। उस लार्वा में से एक छोटा सा कीड़ा निकलता है, पैरासाइट निकलता है, जो देखने में बहुत मामूली है, लेकिन ये मौत का दूसरा नाम है। वो पैरासाइट एक लड़के के अंदर घुस जाता है और वो लड़का तड़पने लगता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुलाने के लिए आती है, लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं दे रहा। उसकी गर्लफ्रेंड परेशान होकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि अब शुरू होने वाला है मौत का एक खौफनाक खेल। वो लड़का उठता है, बाहर की तरफ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड देख के उसे बहुत खुश होती है, लेकिन उसे क्या पता कि अब उसका प्यार एक मामूली इंसान नहीं रह गया है, वो बन चुका है एक हैवान। अचानक उस लड़के का सर फटता है और वो हैवान अपने असली रूप में आता है और उस फेस्टिवल में सारे लोगों को मारने लगता है। मौत का ऐसा तांडव मचाता है जिसे देख के किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, ये सब बताने के लिए कहानी हमें एक घंटा पीछे एक सुपरमार्केट में लेके जाती है, जहाँ पर इस कहानी की लीड कैरेक्टर सुइन काम करती है। सुइन अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही है। तभी एक गुंडा कस्टमर उसके पास आता है। सुइन उससे कहती है कि आपके प्रोडक्ट में टैग नहीं लगा हुआ है, प्लीज इसमें टैग लगा के लाइए। लेकिन वो कस्टमर एक गुंडा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सुपरमार्केट में बहुत सारे आदमी हैं। वो वहां से चला जाता है। सुइन भी सोचती है कि कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि अब उसके साथ आगे क्या होगा। रात होती है, वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रही है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि कार जिसमें वही गुंडा है वो उसका पीछा कर रहा है और उसके बाद अचानक वो कार उसे टक्कर मार देती है। सुइन गिर जाती है और फिर वो गुंडा चाकू लेके सुइन के पीछे भागता है, सुइन पे हमला करता है। सुइन घायल हो जाती है और वो गुंडा चिल्लाता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी अचानक एक हैवान उस गुंडे को मार देता है। वो कैसे मरा, कहाँ है वो हैवान, क्या हुआ सुइन को, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वहां से एक आदमी गुजर रहा था, वो देखता है कि एक आदमी मरा हुआ है और एक लड़की जख्मी है। वो पुलिस को कॉल कर देता है। कहानी का नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन में ले जाता है, जहां पर डिटेक्टिव को उसके ऑफिसर ये खबर दे रहे हैं कि शहर में अचानक खून खराबे की न्यूज कुछ ज्यादा ही फैल रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इतने ज्यादा खून बहा रहा है। तभी उसका एक ऑफिसर ये बताता है कि अभी कुछ घंटों पहले एक लड़की की खबर आई है। उस लड़की पे एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ली ने हमला किया है। डिटेक्टिव कहता है कि कहाँ है वो क्रिमिनल और कैसी है वो लड़की। लेकिन उसके बाद उसका ऑफिसर डिटेक्टिव को ऐसी बात बताता है जिसे सुन के डिटेक्टिव जुल्मीन हैरान रह जाते हैं। वो डिटेक्टिव को ये बताता है कि वो क्रिमिनल ली मर चुका है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल ठीक है। डिटेक्टिव पूछते हैं उस लड़की का नाम क्या है, तब वो बताता है उस लड़की का नाम सुइन है। लड़की का नाम सुन के डिटेक्टिव चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी रिश्तेदार है। कहानी हमें हॉस्पिटल की तरफ लेके जाती है, जहाँ सुइन को होश आ जाता है। सुइन ये देख के घबरा रही है कि उसे क्या हुआ है। तभी वहाँ पर उसके अंकल डिटेक्टिव जुल्मीन आते हैं। अपने अंकल को देख के वो घबरा रही है। अंकल उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था। तब वो उसे बताती है कि एक क्रिमिनल से सुपरमार्केट में उसकी बहस हो गई थी और उसके बाद उस क्रिमिनल ने उसका पीछा किया, उस पे चाकू से हमला किया और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ है। डिटेक्टिव ये सुन के चौंक जाता है कि सुइन को चाकू लगा था, जबकि उसके शरीर पे तो ऐसा कोई निशान नहीं है। डॉक्टर ने तो ये कहा है कि सुइन के शरीर में चाकू लगने का कोई निशान नहीं है, लेकिन एक घाव का निशान है जो कि काफी पुराना लग रहा है। बाकी के ऑफिसर सुइन से पूछते हैं कि तुम्हारे शरीर पे ये घाव कैसा है, तुम्हें ये चोट लगी कैसे। लेकिन सुइन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके शरीर पे तो ऐसा कोई घाव था ही नहीं। तब डिटेक्टिव बाकी ऑफिसर को बाहर जाने के लिए कहते हैं और सुइन को कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अभी सदमे में हो, तुम ठीक हो जाओगी। सुइन को भी ऐसा ही लगता है कि शायद वो सदमे
सदमे में है। उसके बाद वो अपने अंकल को थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे एक बार फिर से बचा लिया, पहले भी आपने मुझे मेरे पापा से बचाया था। तब डिटेक्टिव ये कहता है कि तुमने खुद पुलिस को कॉल किया था जब तुम 10 साल की थी, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की है और अब तुम खुश रहो और इन सब बातों पे सोचो मत, ध्यान मत दो। डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। सुइन भी अब शांत हो रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि कहानी हमें कौन सा खौफनाक रूप दिखाएगी। अब इस खौफनाक हादसे को कुछ महीने बीत चुके हैं और कहानी का अगला सीन हमें योंग लीटो गैंग के पास लेके जाता है। ये गैंग एक शहर पे राज करता था और इसने एक दूसरे गैंग मंगनी गैंग को लगभग तबाह कर दिया। इस गैंग का लीडर बहुत खुश है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि उसे मारने के लिए वहां पर आ चुका है कॉन्ग नाम का एक किलर। वो उसके लीडर पे हमला करता है, लेकिन उसका लीडर बच जाता है और अपने आदमियों को वहां पर बुला लेता है। कॉन्ग जब ये देखता है कि वहां पर आदमी भर रहे हैं तो उसे मजबूरी में वहां से भागना पड़ता है। वहां से जिंदा निकलने के बाद वो दूसरे गैंग को कॉल करता है तो दूसरा गैंग लीडर उसे समझाता है कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी से कोई कांटेक्ट मत रखना। कॉन्ग अंडरग्राउंड होने के लिए अपनी बहन के घर पे जाता है। तभी अचानक पीछे से उसकी बहन आती है जो कि बहुत अजीब लग रही है। वो उसे देखता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। उसकी बहन कहती है कि वो कहीं बाहर गई हुई है, लेकिन कॉन्ग को इस बात पे यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी भतीजी बिना उसे बताए कहीं नहीं जाती थी। वो सोचता है कि इस घर में हो क्या रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो घर में नहीं बल्कि अपने मौत के मुंह में आया है। कहानी हमें एक बार फिर से सुइन के पास लेके जाती है जो कि अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाई है। उसके शरीर से वो दाग मिट नहीं रहा है, लेकिन अब क्या करे, उसे जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। वो काम करने के लिए फिर से सुपरमार्केट में जा रही है। वो बस में बैठी हुई है। तभी अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है और वो देखती है कि एक आदमी वहां पर आ रहा है जो उसे बहुत गौर से देख रहा है। सुइन को बहुत डर लग रहा है। वो बस से उतर जाती है, लेकिन वो आदमी उसे गौर से देख रहा है। किसी को नहीं पता था कि अब इस शहर में मौत का तांडव मचने वाला है। कहानी हमें एक सुनसान घर में लेके जाती है जहाँ पर एक अजनबी आदमी एक अजनबी लड़की के साथ आया हुआ है। वो देख के बहुत चौंक रहा है कि ये लड़की मुझे एक अनजान घर में क्यों लाई है। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला है। कुछ देर में उस लड़की के साथ ही वहाँ आ जाते हैं। उस आदमी को ये सब देख के अजीब लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, और तभी वो लोग अपने असली रूप में आते हैं, अपने हैवानियत वाले रूप में। वो सब शैतान बन जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो उस आदमी को मार पाते उन हैवानों के ऊपर भी अटैक हो जाता है। स्पेशल फोर्सेस उन हैवानों के ऊपर अटैक कर देती है। अब वो हैवान अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। कुछ हैवान उसी स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स को मार रहे हैं और कुछ ऑफिसर उन हैवानों को मार रहे हैं। एक हैवान बच के बिल्डिंग के नीचे जाता है। वो फिर से इंसानी रूप ले लेता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में दर्द होने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि उनका साथी यहाँ पर है। वो एक ट्रक के पास जाता है जहाँ पर एक इंसान बंधा हुआ है। उसका सर पूरी तरीके से पैक है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम हमारे जैसे हो। वो इशारा करके बताता है हाँ। वो शैतान पूछता है तुम्हें किसने कैद किया, और तब जवाब सामने से आता है कि मैंने कैद किया। और इस कहानी की वन ऑफ द लीड कैरेक्टर जून की एंट्री होती है और जून उस हैवान पे हमला कर देती है। वो हैवान जून को देख के भागता है और जून के हाथों से निकल जाता है। जून इस स्पेशल टास्क फोर्स की लीडर थी। उसके ऑफिसर वहां पर आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने बाकी सबको मार दिया है, लेकिन अब वो आगे क्या करेंगे। जून के दिमाग में एक प्लान है, लेकिन जून को भी नहीं पता कि सारे प्लान सच कहाँ होते हैं। कहानी हमें एक बार फिर से कॉन्ग के घर में लेके जाती है जहाँ पर कॉन्ग की बहन को कॉल आया है और उससे वो आदमी कह रहा है कि वो लड़की यानी कि सुइन हमारे जैसी है। तो उसकी बहन कहती है तब तो सुइन को हमें ज्वाइन करना चाहिए। कॉन्ग भी छुप के अपनी बहन की बात सुन रहा है। उसकी बहन घर से निकलती है और कॉन्ग को अपनी बहन के ऊपर शक हो रहा है। वो उसके पीछे जाता है और वहाँ दूसरी तरफ सुइन रास्ते में अकेली है और वो देखती है उसी आदमी को जो बस में उसे देख रहा था। वो उसका पीछा करता है। सुइन डर जाती है। वो भागती है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। कॉन्ग की बहन भी वहाँ आ जाती है और अपनी बहन के पीछे छुप के कॉन्ग भी वहाँ आ जाता है। कॉन्ग की बहन उससे कहती है
है कि क्या तुम हमारी जैसी हो। सोइन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलती है प्लीज मुझे जाने दो। तब वो आदमी अपने असली रूप में आता है और वो सोइन के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि सोइन उसके हमले को रोक देती है और अब सोइन भी शैतान बन चुकी है। वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे जैसी हूँ। कॉन्ग की बहन सोइन को समझाती है कि तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहिए, तुम सोच के बताना। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कॉन्ग ये सब देख के डर गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पैर से आवाज हो जाती है और सोइन कॉन्ग को देख लेती है। सोइन कॉन्ग को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम्हें जिंदा नहीं रहना क्या। कॉन्ग बोलता है कि मेरी बहन अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे यहाँ आया था, मुझे जिंदा छोड़ दो। सोइन के दिमाग में एक प्लान है। वो कॉन्ग को कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं चाहती हूँ। वो कॉन्ग को एक काम बताती है। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ देर के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कॉन्ग तो होश में है, लेकिन सोइन को अभी होश आ रहा है। वो कॉन्ग को देख के डर जाती है, जैसे कि वो कॉन्ग को पहचानती ही नहीं। कॉन्ग उसके पास चल के आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो सोइन को बताता है कि तुम्हारे शरीर में एक पैरासाइट है जो कि तुम्हारे शरीर को काबू करता है। तुम्हें याद है ना उस क्रिमिनल ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, उसी वक्त ये पैरासाइट तुम्हारे अंदर आ गया था और तब से लेकर अब तक ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। सोइन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो ये सब क्या बोल रहा है, उसके साथ क्या हुआ है। कॉन्ग कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं चलता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सोइन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा था, मेरे शरीर में क्या है। लेकिन उसे पता नहीं है कि उसका सच इतना खौफनाक है जिसका सामना करने के लिए उसे अपना दिल बहुत मजबूत करना पड़ेगा। सोइन अपने घर जाती है। वो बहुत परेशान है। वो एक डायरी में लिखती है कि क्या सच में मेरे अंदर कोई है। उसके बाद सोइन सो जाती है। अचानक सोइन की आंख खुलती है और वो ये देखती है कि उसके सवाल का जवाब उस डायरी में लिखा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये किसने लिखा। उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि उस लड़के ने जो कुछ कहा सब सही था। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, इसलिए तुम्हारे जो भी सवाल है इस डायरी में लिख दो। सोइन लिखती है कि तुम हो कौन और तुम मुझसे चाहती क्या हो, और उसके बाद सोइन सो जाती है। अगली सुबह जब सोइन उठती है तो सोइन देखती है कि उसके डायरी में उसके सवाल के सारे जवाब हैं। और वहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जुलमिन ये देखता है कि सारे पुलिस ऑफिसर की चेकिंग हो रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदोबस्त है, लेकिन ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। इन सवाल का जवाब उन्हें अंदर जरूर मिलेगा। तभी उन सब की मुलाकात स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर जून से होती है। जून सबको ये बताती है कि आपने कभी ये सोचा है कि उस फेस्टिवल में जो कि शहर में घटा था, इतने सारे खून हुए, किसने किए। मैं आपको बताती हूँ। वो दिखाती उस हैवान का चेहरा जिसे देख के सब चौंक जाते हैं। वो बताती है कि ये कोई मामूली हैवान नहीं है, ये एक पैरासाइट है। ये एक लार्वा के रूप में हमारे धरती पे आए और इसमें से एक छोटे से कीड़े निकलते हैं जो कि इंसानी शरीर में घुस जाते हैं और फिर इंसानी शरीर पे अपना कब्जा कर लेते हैं और फिर वो इंसान नहीं रहता बल्कि एक हैवान बन जाता है। जून की बातें सुन के डिटेक्टिव जुलमिन भी काफी परेशान है। और वहाँ दूसरी तरफ सोइन डायरी पढ़ रही है। डायरी में ये लिखा हुआ है कि मैं एक लार्वा से निकली हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आई तो मैंने ये देखा कि तुम मरने वाली हो। मैं तुम्हारा दिमाग खा के तुम्हारे शरीर पे अपना कब्जा करना चाहती थी, लेकिन तुम इतनी जख्मी हालत में थी कि मेरी आधी शक्ति तुम्हारे शरीर के जख्म को भरने में चली गई। इसलिए मैं पूरे तरीके से तुम्हारे शरीर पे कब्जा नहीं कर पाई और अब इस शरीर पे हम दोनों का हक है, तुम्हारा भी और मेरा भी। मैं एक पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए तुम्हारे शरीर पे अपना हक जमा सकती हूँ और इसी 15 मिनट में मुझे इस शरीर को बचाना पड़ता है ताकि हम दोनों जिंदा रह सके, तुम भी और मैं भी। ये सब सुन के सोइन बहुत परेशान है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। और वहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जून की बातों का यकीन बहुत लोगों को नहीं हो रहा है। तब जून उन सबको उस हैवानों की लाश दिखाती है जिसे
देख के सब डर जाते हैं। ऑफिसर पूछते हैं कि इन लोगों को मारा कैसे जाए। तब जून ये बताती है कि ये पैरासाइट जिस इंसानों के शरीर में घुसे हैं, जब तक उन इंसानों को मारा नहीं जाएगा तब तक ये पैरासाइट मरेंगे नहीं। अगर उस इंसान को मार दो तो वो पैरासाइट भी मर जाएंगे। एक ऑफिसर पूछता है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। जून ये कहती है कि ये पैरासाइट इंसानी रूप में हमारे साथ रहते हैं, इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको किसी पे शक है तो उसका बाल तोड़िए। अगर उसका बाल मुरझा गया तो समझ जाइएगा कि ये इंसान के रूप में एक पैरासाइट है। एक ऑफिसर पूछता है कि आपको ये सारी बातें कैसे पता। तब जून उसे उसी आदमी से मिलाती है जो कि उस ट्रक में बंद था। वो आदमी वहां पर आता है और जून कहती है कि ये आदमी पहले मेरा पति था, लेकिन अब ये शैतान इसके अंदर घुस चुका है और अब ये इंसान नहीं है, ये मेरा पति नहीं है, ये एक हैवान है। जून बताती है कि इन पैरासाइट के शरीर में एक ताकत और होती है, वो दूसरे पैरासाइट को महसूस कर सकते हैं। जब भी कोई दूसरा पैरासाइट इनके आसपास होता है तो इनके सर में दर्द होने लगता है। इसलिए जून के सर में भी दर्द हुआ था क्योंकि वो आदमी उसके आसपास था और इस दर्द के वजह से वो ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा पैरासाइट भी है और वो उसे बचाने के लिए आते हैं। इसलिए मैं अपने पति को चारे के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। जून ये कहती है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा पैरासाइट होने की खबर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दे उन हैवानों को मारने के लिए। जहाँ एक तरफ जून एक जंग की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुइन डायरी पढ़ रही है। डायरी में ये लिखा हुआ है कि तुम्हें सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि हम जैसे हैवानों से भी खतरा है, क्योंकि अगर हमारी प्रजाति को ये पता चल गया कि तुम पूरे तरीके से शैतान नहीं बनी हो, तुम आधी शैतान और आधी इंसान हो, तो वो भी तुम्हें मार देंगे। जून को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। उस डायरी में ये भी लिखा हुआ है कि सबूत के तौर पे अपने मोबाइल पे देखो, वहाँ एक वीडियो है। जून अपना मोबाइल खोलती है और देखती है कि ये वीडियो उसी का है, लेकिन ये वो नहीं बल्कि वो शैतान है। उस शैतान को अपने रूप पे देख के जून डर जाती है, वो रोती है। लेकिन अब क्या होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी कौन सा खौफनाक रूप लेगी ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।